गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 5th ऑफ दिसंबर और डे है संडे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जो अभी हाल ही का 2021 का जो यूपीएससी प्री का जो सीसेट का पेपर है उसको डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले हमने जो वो 2019 का जो वो पेपर डिस्कस कर लिया था सीसेट का। तो हम लोग जो वो हर एक पार्ट में हर एक वीडियो में जो वो लगभग दो या कभी कभी एक ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं या कभी कभी तीन ले लेते हैं या चार ले लेते हैं। तो आज संडे है। तो संडे है तो आज हम लोग जो वो जितने भी क्वेश्चन बचे हैं 2021 के, ठीक है, उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। हमने जो वो 64 तक कंप्लीट कर लेते हैं, अभी जो वो 65 से स्टार्ट करेंगे और 80 तक हम लोग सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, काफ़ी अच्छे से काफ़ी डिटेल में जो वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 से। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सभी। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वही जो वो इस वीडियो को देखिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जो किसी और अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी इन वीडियो को देख सकते हैं। उनमें भी जो वो जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं, जो रीजनिंग होती है, वो भी इसी टाइप की रीजनिंग होती है। थोड़ी सी हाई लेवल भी नहीं बोला जा सकता है इसको, बिल्कुल ईजी लेवल रहता है। आप इसको देखेंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि हमने जो वो यूपीएससी का जो पेपर है उसका सीसेट का पेपर जो वो डिस्कस कर लिया। तो छोटे मोटे तो हम लोग पेपर कर ही सकते हैं, जैसे कांस्टेबल के हो गए, जैसे कोई और अदर स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें रीजनिंग पूछी जाती है। तो वैसे भी आप जो वो इन क्वेश्चनों को देख करके जो वो एक आइडिया जैसा आपको हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन हमने कर लिए। तो उसमें तो बिल्कुल ईजी लेवल रहता है बाकी क्वेश्चनों में, तो इसमें थोड़ा सा हाई लेवल रहता है। तो इन क्वेश्चनों को आपने समझ लिया अच्छे से, आपको एक आइडिया हो गया, तो आप बाकी क्वेश्चनों को भी डिस्कस बाकी क्वेश्चनों को भी आराम से कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कैमरे को हटा देता हूँ। यस। क्वेश्चन नंबर 65 है। देखिए, यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित सारणी पर विचार कीजिए। ये जो वो हिंदी में रहेगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश हिंदी में दोनों में समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन क्वेश्चन जो वो आपको हिंदी में ही दिखने वाला है, ठीक है। तो निम्नलिखित सारणी पर विचार कीजिए। पहली पारी, ठीक है, यहाँ पे एक टेबल जैसा बना हुआ कि खिलाड़ी ए बी सी डी, चार खिलाड़ी है। पहली पारी में उन्होंने रन बनाए, देखिए, ए ने 61 बनाए, बी ने 0.5 बनाए, सी ने 15 बनाए और डी ने 13 बनाए, ठीक है। पहली पारी में खेली गई गेंदें, मतलब कि जो ए था उसने पहली पारी में 99 गेंदों में जो 60 रन बनाए, ठीक है। दूसरा जो बंदा था अभी, ठीक है, उसने जो 12 गेंदों में 5 रन बनाए कुल, ठीक है। 75 में तीसरे ने जो 15 बनाए, ऐसे ही फिर दूसरी पारी का यहाँ पे टेबल बना हुआ है। दूसरी पारी में जो वो ए ने जो 40 रन बनाए 76 गेंदों में। तो इसने देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन में इसने पूछा कि इस टेस्ट मैच में सबसे तेज रन बनाने वाला कौन है। तो ये जो वो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सभी को जो वो क्वेश्चन करना चाहिए था। किसी को भी ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए था, बिल्कुल इजी है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल जो वो प्लस करना था, देखिए। देखिए, जैसे यहाँ पे एक ही अगर हम बात करें तो 61 रन हो गए और 14 रन हो गए। 61 और 14 होता है हमारा 75। यस, 75। और कितने गेंद कितने हो गए, 99 और 76 हो जाएगा 175, ठीक है। 175 ए के लिए लिखा मैंने, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट और सेकंड दोनों पारियों में जो वो ए ने जो वो 175 गेंदों में जो वो 75 रन बनाए, इसका मतलब ए हुआ, ठीक है। अब बी का चेक करते हैं। तो ऐसे ही आपने प्लस करना था इसको और आपका आंसर निकल जाना था, ठीक है। तो यहाँ पे बी के जो 5 है, 75, और फिर से मैं लिख लेता हूँ, साइड में लिखता हूँ अब। ठीक है, मैं कुछ और कलर से यहाँ पे रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे मैं लिख रहा हूँ साइड में, ए का जो बन रहा था, ठीक है, वो बना था 75 एंड कितने गेंदों में, 175 गेंदों में बना था। बी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रन इसके 50 और 5 है, मतलब कि 55 हो जाएंगे। और गेंदे जो वो यहाँ पे 12 है और 85 है, 12 और 85 97 हो जाएगा, ठीक है। और सी का अगर हम देखें तो 15 20 जो वो 35 हो जाएगा, मतलब कि 35 रन बनाए उसने दोनों पारियों के। हम लोग प्लस कर रहे हैं 50 और 75, हो जाएगा 120। तो 120 और लास्ट को हम चेक करें, 13 और 12 होता है 25 एंड 55 और 50 हो जाएगा 105। यस, 105। तो यहाँ पे आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी। इसके बाद एक आइडिया जैसा इन नंबरों को देख के ही पता कर सकते हैं आपके किसने जो वो मतलब कि किसने जो वो देखिए सबसे तेज रन बनाने का मतलब है, जिसने पूछा है सबसे तेज रन जो वो किसने बनाए, ए ने बनाए, ए के लिए है, ए बी के लिए है, ए सी के लिए है, डी के लिए। सबसे तेज रन वही बनाएगा जो सबसे कम गेंदों में ज्यादा रन बनाएगा, ठीक है, वही बात हुई। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इससे पहले ने जो वो 75 रन बनाए 175 गेंदों में, मतलब कि आपकी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। 175 गेंद बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे इसको जो वो तीन गुना बोल सकते हैं, ठीक है। 7 3 गुना नहीं, 2 गुना से ज्यादा हो गया, ठीक है। 2 गुना से ज्यादा इसको जो वो मतलब कि हर एक बॉल दो गेंदों में उसने एक रन बनाया, कभी कभी तीन गेंदों में जो वो एक रन बनाया उसने, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब बी को देखें। सॉरी, चलिए बी को बाद में देखते हैं, सी को देखते हैं। 35 120 बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। इसमें भी 4 गेंदों में जो वो एक रन का जो वो डिफरेंस है, 4 गेंदों में एक रन जो वो ऐसे एवरेज निकल रहा है, ठीक है। अगर हम लास्ट को देखें 25 और यहाँ पे
105, तो यहाँ पर भी 4 और 5 का जो यहाँ पे गैप बन रहा है, मतलब कि 4 और 5 गेंदों में उसने एक रन बनाया। लेकिन अगर आप सेकंड को ध्यान से देखें तो 55-97 इसमें जो वो 2 से कम का डिफरेंस है। जैसे 55 टू होता है 110, तो 110 उसने जो कभी कभी एक गेंद में एक रन बना लिया, 2 गेंदों में कभी कभी जो उसने एक रन बनाया, ठीक है। लेकिन तो सबसे तेज जो वो किसने बनाया, तो बी ने बनाए होंगे, ठीक है। यहाँ पे कम डिफरेंस है, तो बी ने सबसे तेज जो वो रन बनाए होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो वो बी हो जाएगा। इसमें ज्यादा कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे ही जो आपको पता करना था, ठीक है। तो बी जो वो इसका अच्छा, यहाँ पे पूछा क्या था, टेस्ट मैच में सबसे तेज रन किसने बनाए, तो बी ने बनाए, तो बी इसका सही आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गांव में, ठीक है, एक गांव है, आधे ग्राम वासियों के जो वो अपने घर हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है इसने वन। आज का जो वीडियो है वो काफी लंबा होने वाला है, क्योंकि 14-15 के आसपास जो वो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वैसे ही हम लोग जो वो 2 क्वेश्चन डिस्कस करते थे, तो 6-7 या 8 मिनट के आसपास जो वो हम लोग टाइम लगा देते थे। तो आज तो 15-16 क्वेश्चन है, तो काफी टाइम लगने वाला है, इसलिए जो वो वीडियो को आप जो वो थोड़ा सा फास्ट करके भी देख सकते हैं। अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो आप जो इसको स्लो करके थोड़ा सा देख सकते हैं, सुन सकते हैं। देखिए, एक गांव में जो आधे ग्रामवासियों के अपने घर हैं, तो 1/5 ग्रामवासी धान की खेती करते हैं, इसने बोला 1/3 ग्रामवासी साक्षर है, 4/5 ग्रामवासी की आयु जो वो 25 वर्ष से कम है। तो कथनों में से सही कथन कौन सा है, तो उसने पूछा कि ऐसे सभी ग्रामवासी साक्षर है जिनके पास अपने घर हैं। चलिए एक एक करके जो वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि एक गाँव में जो वो 100 जो वो ग्रामवासी है, ठीक है। अब इसने बोला, देखिए इसने क्या बोला, इसने बोला कि सॉरी, हाँ, देखिए देखिए यहाँ पे लिखा है कि आधे, मतलब कि 100 मान लिया मैंने, ठीक है, 100 ग्रामवासी है, ठीक है। 1/5 जो वो सॉरी, आधे ग्रामवासियों के पास अपने घर है, मतलब आधे मतलब हो गया 50 के पास अपने घर है, और 50 जो वो यहाँ पे मान लिया मैंने बेघर है, मतलब कि 50 के पास अपने घर नहीं है, ठीक है। आगे से मतलब 1/5 ग्रामवासी धान की खेती करते हैं, 1/5 ग्रामवासी लोग धान की खेती करते हैं। 1/5 कितना हो गया, 1/5 हो गया हमारे पास 100 का 1/5 हो जाएगा 20, 25 जो 100 होता है, तो 20% या 20 मान के चलते हैं, 20% लगा लीजिए साथ में, या 20 मान के चलिए 100 में से, तो 20 जो वो धान की खेती करते हैं, ठीक है। आगे लिखा 1/3 ग्रामवासी जो वो साक्षर हैं, 1/3 का मतलब है 33, ठीक है। 33.3 ऐसे चलेगा, 33% जो वो साक्षर है। आगे बोला 4/5 ग्रामवासी की आयु जो वो 25 वर्ष से कम है। 4/5 का मतलब है 4/5 का मतलब है 80%, ठीक है। अगर आप 4/5 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 80% निकल जाएगा। तो 80% के पास जो वो अपनी सॉरी इनकी जो आयु है वो 25 वर्ष से कम है, ठीक है। तो इसने बोला कि कौन सा कथन सही है। ये जो 20% निकाला है हमने, ये क्या निकाला सबसे पहले, क्योंकि इसने बोला था कि 1/5 ग्रामवासी ये धान के लिए है, ठीक है, ये घरों के लिए है, और ये 33 निकाला हमने, ये जो वो साक्षर है 33, और 4/5 निकाला हमने 80% जो वो कितना है 25 वर्ष से कम है, ठीक है। सबसे पहला कथन इसने बोला निश्चित रूप से सही है, ठीक है। तो जो बिल्कुल सही है वही हमने टिक करना है। ऐसे सभी ग्रामवासी साक्षर है जिनके पास अपने घर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने अभी पढ़ा कि 33.33 जो भी है, ठीक है, परसेंट जो वो साक्षर है। तो इसने बोला सभी ग्रामवासी साक्षर हैं, तो यहाँ से इसने कोई एग्जैक्ट ऐसा कुछ भी नहीं बताया स्टेटमेंट में कि इतने जो वो साक्षर हैं, ठीक है, इतने में से जिनके घर हैं, जिनके पास अपने घर है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो ये तो जो वो बिल्कुल निश्चित रूप से सही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट ने बोला कि 25 वर्ष से कम आयु वाले कुल ग्रामवासी साक्षर है, ठीक है। देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, तो इसने बोला कि 25 वर्ष से कम आयु वाले कुल कुछ ग्रामवासी, तो कुछ बोला इसने, कुछ बोला, तो 25 वर्ष से कम आयु वाले, ठीक है। 25 वर्ष देखिए यहाँ पे बोला 4/5 ग्रामवासियों की आयु जो वो 25 वर्ष से कम है। 4/5 का मतलब है 80%, 80% सॉरी 80% की आयु जो वो 25 वर्ष से कम है, मतलब कि 100 में से 80% तो सारे 25 वर्ष से कम है, ठीक है। तो इसने बोला कि कुछ ग्रामवासी साक्षर होंगे, तो ये बात सही है, कुछ ग्रामवासी साक्षर तो जरूर होंगे, क्योंकि साक्षर की जो परसेंटेज है, ठीक है, वो 1/3 है, 33 है, तो उसमें तो आ जाएंगे, ठीक है, कुछ तो आएंगे, पक्का आएंगे, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल एग्जैक्ट जो वो बी जो वो इसका सही आंसर होगा। आप इनको देख सकते हैं। बाकी आगे लिखा केवल आधे ग्रामवासी साक्षर है जो धान की खेती करते हैं, इसको जो वो एग्जैक्ट नहीं माना जा सकता, कोई हमें जो वो इनसफिशिएंट डेटा जो वो यहाँ पे बोला जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसने बोला निश्चित रूप से सही है, तो बी जो वो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट डी में बोला है कि 25 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी ग्रामवासी के पास अपना घर है, ए भी नहीं बताया जा सकता, तो ए भी गलत हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट इसने बोला कि दो कथनों पर आप विचार कीजिए, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगा। दो कथनों और एक प्रश्न पर विचार किए, दो कथन देखने और प्रश्न पूछा है फिर इसने। इसने बोला किसी माह का अंतिम दिन बुधवार है, ठीक है, किसी माह का अंतिम दिन बुधवार है। इस सेकंड इसने बोला कि इस माह का तृतीय शनिवार जो उसका 70th दिन हो, ठीक है। अगले इसने बोला किसी माह का तृतीय शनिवार, तीसरा शनिवार जो वो 17वां दिन है, मतलब कि 17वां दिन जो वो क्या है, शनिवार है। यहाँ से हमें एग्जैक्ट ये पता चला 17वां दिन शनिवार है। तो अगर 17वां दिन जो वो शनिवार होगा, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 17 से 7 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, 10वां दिन भी शनिवार शनिवार होगा उसका। 10 से 7 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। जो तीसरा दिन था वो भी शनिवार होगा, ठीक है, ऐसे हम पता कर सकते हैं। तो तीसरा हो गया, पहला शनिवार जो उस महीने का 3 तारीख को होगा, दूसरा जो वो 10 तारीख को था, और तीसरा जो वो 17 तारीख को था, ठीक है, इतना हमें यहाँ से पता चला। अब इसने बोला कि इस माह के 14वें दिन जो वो कौन सा बार होगा। अब देखिए यहाँ पे इसने
यही पूछा है कि कौन सा जो कथन उत्तर देने के लिए बिल्कुल सही है। इसने पूछा इस माह के 14वें दिन जो वो कौन सा वार होगा? तो 14वें दिन देखिए 10वें दिन शनिवार होगा, तो 11वें दिन जो वो रविवार होगा, 12वें दिन जो वो सोमवार होगा, 13वें दिन मंगलवार होगा, 14वें दिन जो वो बुधवार होगा मतलब कि वेडनेसडे होगा। तो 14वें दिन बुधवार वेडनेसडे होगा, सॉरी बुधवार होगा, ठीक है? यस। तो हमने जो वो सेकंड कथन को देख करके आइडिया लगा लिया। सेकंड जो फर्स्ट जो भी बात इसने फर्स्ट कथन कथन में बोला था कि किसी माह का अंतिम दिन बुधवार है। अब देखिए हमें माह का पता ही नहीं है कि कौन सा 28 डे वाला है, फरवरी है या 29 वाला लीप ईयर है, या 30 डेज वाला है या 31 डेज वाला है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो इसमें से कौन सा सही है हमें नहीं बताया। तो फर्स्ट से हमने फर्स्ट जो वो उत्तर देने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है? अगर ऐसा बोला होता कि अंतिम दिन फरवरी है, फरवरी जो वो लीप ईयर वाला है, ठीक है? तो 21 29 मान लेते, तो अंतिम दिन बुधवार होता, 29 वाला बुधवार होता, तो हम 14वां दिन भी निकाल लेते बड़े आराम से। लेकिन इसने ऐसा नहीं बोला, तो पहला तो बिल्कुल भी इस उत्तर देने के लिए जो वो सही नहीं है। दूसरा बिल्कुल सही है, दूसरे से हमने निकाल भी लिया, तो दूसरा केवल दूसरा जो वो इसका उत्तर देने के लिए बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल वन नहीं, प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल टू, यस केवल टू जो पर्याप्त है। इनको आप देख सकते हैं, सेकंड जो वो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट तो वही क्वेश्चन आ गया कैलेंडर का, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि 10 अक्टूबर 2027 का कौन सा बार होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक ही क्वेश्चन समझना है कि 10 अक्टूबर 2027 को कौन सा बार होगा, कौन सा डे होगा, ठीक है? आपने जो वो यहाँ पे सभी क्वेश्चन इस टाइप के समझ लेने हैं यहाँ पे ही, ठीक है? एक बार में ही मैं बता देता हूँ। वैसे इससे इससे रिलेटेड जो वीडियो मैं बना चुका हूँ पहले भी कि कौन सा डे होगा, जैसे 15 अगस्त को, मतलब कोई सा भी दिन आप निकाल सकते हैं। आप जो वो 3027 का निकाल सकते हो, ठीक है? अगले सदी का निकाल सकते हो, कई सारे जो वो आप निकाल सकते हो बड़े आराम से। देखिए जैसे 15 अगस्त का आप जो वो 1885 का कोई डे निकाल सकते हो, आप जो वो 1327 का कोई डे निकाल सकते हो, कोई भी निकालिए। देखिए कैसे क्या करना है, सर इसका जो ट्रिक है, वैसे अलग अलग ट्रिक है, सबकी अलग अलग ट्रिक है, ठीक है? तो आपको एक कोड याद रखना है। कोड क्या है? 144, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1440। जो मुझे पता है वो यही है, इस ट्रिक से मैं करता हूँ। बाकी कुछ और भी ट्रिक है, ठीक है? उसके जो रूल्स अलग है, तो आप अगर आपको वो पता है तो बहुत अच्छी बात है। उस ट्रिक से आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो सभी के लिए मतलब कोई सा भी आप निकाल सकते हो इस ट्रिक से, ठीक है? 144 एक कोड याद रखना है आपने, जनवरी फरवरी का जो कौन सा कोड होता है, 144 0250 250 0250 36 146, ठीक है? तो ए है कोड। जब नॉर्मल ईयर होगा, लीप ईयर नहीं होगा। जब लीप ईयर होगा तो इसका जो वो यहाँ पे 1 में से 0 माइनस हुआ, सॉरी 1 में से 1 माइनस हुआ 0 हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस हुआ 3 हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। देखिए 250 36 146, ठीक है? ये बाकी सेम रहेगा, ये दो जो वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है? एक एक इसमें से माइनस कर दिया, बाकी चेंज। ये लीप ईयर के है, लीप ईयर के लिए है। बस आपको एक कोड याद रखना है, बाकी एक पैटर्न याद रखना है, कैसे कैसे जो हमने प्लस करना है, कैसे जो वो और डे निकालने हैं 20 दिन कैसे निकालने हैं। देखिए तो आपको पता है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो वो पूरे साल में कितने 12 महीने होते हैं। तो ये जनवरी के लिए हो गया, ये फरवरी के लिए होता है, ये मार्च के लिए, अप्रैल, मई, जून, ये जुलाई के लिए, ये अगस्त, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, और ये दिसंबर के लिए हो गया, ठीक है? हाँ, तो आपको ये याद रखना है बस, ठीक है? तो इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि मैं फिर से इसको देख सकूँ। देखिए मैं इसको, क्योंकि यहाँ पे जो मैं यहाँ पे रिकॉर्डर यूज़ कर रहा हूँ, इसमें जो जैसे मैं यहाँ पे कुछ और लिखूंगा तो फिर जगह नहीं बचेगी। तो फिर जैसे मैं इरेज करूंगा, वैसे मैं कर सकता हूँ थोड़ा थोड़ा इरेज करके, लेकिन टाइम लगता है, तो इसलिए मैं इसको फिर से देख लूंगा, ठीक? तो यहाँ पे चेक करते हैं जरा कौन सा डे है। सबसे पहले जो वो क्या करना है आपने, सबसे पहले तो देखिए सबसे पहले जो वो यहाँ पे 10 अक्टूबर है, तो 10 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अक्टूबर का कोड आपको याद रखना है, जैसे कहाँ चला गया वो, एक मिनट में उसको देखता हूँ। बहुत आगे निकल गया। यस, अक्टूबर का जो कोड है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जनवरी का था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर का 1 है, तो यहाँ पे मैं 1 मान के चाहता हूँ, ठीक है? अब कौन सा क्वेश्चन था फिर से देखना पड़ेगा। यस, अक्टूबर का जो वो 1 है, तो 10 या मैंने यहाँ से लिया 10, और अक्टूबर के लिए मैंने 1 कोड लिया, वो कोड आपको याद रखना है बस। ठीक है? 2027 का जो वो लास्ट वाले 2 डिजिट लिए, 27 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब जो वो 27 को जो वो आपने 4 से डिवाइड करना है, ठीक है? 4 मतलब कि 4 जो वो कितनी टाइम्स आ रहा है, तो 4 6 जा जो वो 6 4 जा होता है 24, 6 टाइम आ रहा है, ठीक है? अगर 7 से करेंगे 28 आ जाएगा, तो 28 7 नहीं लेना है, जो जैसे आप डिवाइड करते हैं, जैसे क्वोशिएंट जो भी आता है भागफल वो लेना है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है? 4 कितने टाइम्स आ रहा है, तो 6 टाइम आ रहा है, 6 जो वो आपको यहाँ पे प्लस करना है। तो जैसे आप प्लस करेंगे तो 7 8 9 10 11 13 14 12 13 14, तो 4 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 44 आ रहा है, ठीक है? तो 44 को जो वो आपने अब क्या करना है, 44 को आपने 7 से डिवाइड करना है, ठीक है? मतलब कि विषम दिन निकालना है हमने 44 को, के विषम दिन जो वो 7 7 6 होता है, 7 6 होता है 42, तो 6 जा 42, और यहाँ पे आ रहा है 2, यहाँ पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 जो वो यहाँ पे हमारे विषम डे आ रहे हैं। हाँ अच्छा, मैंने एक थोड़ी सी गड़बड़ कर दी यहाँ पे। देखिए क्या करना था, 10 और एक जो इसका कोड था 1, और 27 जो लास्ट में था 27 लिख लिया मैंने। फिर 6 जो प्लस किया मैंने, 6 क्यों प्लस किया, क्योंकि 4 टाइम्स देखा मैंने, ठीक है? 4 जो वो कितने टाइम्स है, ठीक कितने में 27 में देखा। अब इनको प्लस करना है 44। अब 44 में से देखना है 7 कितने टाइम्स है, तो वो भी प्लस करना है इसमें। देखिए 7 जो वो कितने टाइम्स है, यहाँ पे अगर मैं 7 7 6 करूँ, तो 7 6 होता है 42,
ठीक है, 7 6 42, 7 इसमें अगर मैं प्लस करूँ तो आ जाएगा, सॉरी 7 नहीं, इसमें अगर मैं 6 प्लस करूँ, 6 टाइम आ रहा है ना 7, ठीक है 6 टाइम 7 आ रहा है, तो 6 प्लस करूंगा, तो 6 प्लस करूंगा तो 50 आ जाएगा। 50 के मैं जो वो यहाँ पे और डे निकालूंगा, 50 के और डे मैंने यहाँ पे निकालने हैं, तो 50 मैंने यहाँ पे लिखा, 7 मैंने यहाँ पे लिखा, 7 7 जा होता है, ठीक है 7 7 जा होता है 49, और एक बच रहा है। एक का जो कोड होता है, अब आपको एक कोड छोटा सा याद रखना है, देखिए एक के लिए जो होता है वो होता है रविवार, ठीक है, एक के लिए होता है रविवार, तो रविवार जो वो इसका सही आंसर होगा। देखिए मैं आपको सभी बता देता हूँ, जैसे एक के लिए जो वो रविवार होता है, ठीक है, 2 के लिए जो वो मंडे होगा, 3 के लिए जो वो सॉरी मंडे के बाद आता है ट्यूसडे, फिर 4 के लिए जो वेंसडे होगा, ऐसे चलेगा, फिर लास्ट में जो वो जब 6 आ जाएगा, 6 के बाद 6 तक चलेगा, 6 के बाद 7 जैसे है, 7 या 0 जैसे आएगा, 7 या 0 मान लीजिए, 0 का मतलब है 7 तो नहीं आएगा, ठीक है 7 तो नहीं आ सकता, लेकिन 7 7 कैसे आएगा, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 7 कैसे आता है, 7 से डिवाइड करें तो 1 से आ जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 7 या 0 आप बोल सकते हो, तो 0 यहाँ पे माना जाएगा, मतलब रिमाइंडर कुछ भी नहीं होगा, तो आपका कौन सा डे होगा, शनिवार होगा, ठीक है। कुछ कोड जो वो अलग जैसे हैं, जैसे एक और कोड है तो उसको भी आप याद रख सकते हैं, तो उससे अगर करेंगे तो वहां पे जो वो 1 को जो वो कुछ और माना होगा, 1 को जो वो यहाँ पे मंडे माना होगा, ठीक है, तो वो अलग सा कोड है, इसमें जो वो इसका आंसर जो वो क्या होगा, रविवार होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, हाँ ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है वैसे। इसमें बोला है कि कथन वन जो वो कुछ हरे नीले हैं, तो यहाँ पे कुछ नीले काले हैं, तो नीले काले हरे बोल रहा है, हरे नीले हैं और नीले काले हैं, तो यहाँ पे हरे, मैं यहाँ पे हरा ही रंग ले लेता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। यस, तो कुछ हरे, तो ये हरा हो गया, फिर कुछ हरे नीले हैं, तो नीला ले लेता हूँ मैं, नीला मैंने इसको मान लिया, मान लो ठीक है, इसको मैंने नीला मान लिया, मतलब कुछ हरे नीले हो गए, ठीक है, कुछ नीले काले हैं तो मैं काला ले लेता हूँ, कुछ काले जो वो सॉरी कुछ नीले जो वो काले हैं, ठीक है। इसको कैसे देखना होता है, देखिए, इसका एक ट्रिक होता है जिसको आप ऐसे समझिए, देखिए जैसे कुछ हरे नीले हैं, कुछ नीले काले हैं, ठीक है, फिर इसने फिर एक एक ही शक्ल में हम लोग नीले हरे भी मान लेंगे, नीले भी मान लेंगे, और काले भी मान लेंगे, ठीक है, हरे नीले और काले भी एक ही बॉक्स में मान मान के चलेंगे। जो कथन जो वो इन तीनों को जो वो सेटिस्फाई करेगा, वही सही होगा, ठीक है, मतलब कि इसको भी और इसको भी सेटिस्फाई करेगा, वही सही होगा, ठीक है। अब देखिए चेक करते हैं जरा, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए वैसे। कुछ हरे काले हैं, ये कुछ हरे काले हैं, तो कुछ हरे जो वो ये है हरे वाला, काले तो नहीं हो सकते क्योंकि कुछ हरे नीले हैं, फिर नीले काले हैं, तो हरे काले नहीं हो सकते, तो फर्स्ट जो वो गलत हो रहा है, निष्कर्ष फर्स्ट गलत हो रहा है। लेकिन इसमें जो वो इसमें कुछ हरे काले हैं, तो इसमें बात सही हो सकती है, दूसरे में अगर मैं इसमें देखूं, ये देखिए ये पहले वाला है, ये दूसरे वाला है, इसमें मैंने एक ही बॉक्स में सारे ले लिए, तो ये दूसरे वाला सही होगा। देखिए लास्ट में वही निष्कर्ष जो वो सही होगा, जब दोनों में आपको राइट दिखेगी, तो पहला तो गलत हो गया, एक में गलत है, एक में सही है। नेक्स्ट ने बोला कोई भी हरा काला नहीं है, कोई भी हरा काला नहीं है, ये बात सही है, कोई कोई भी हरा काला नहीं है, क्योंकि हरा यहाँ पे है और काला यहाँ पे है, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पे अगर दूसरे में देखें तो इसमें तो मैंने सभी रंग घुसा दिए हैं, तो ये बात गलत होगी, क्योंकि इसमें तो सभी कोई भी हरा काला नहीं है, तो ये नहीं होगा, सभी हरे काले हो सकते हैं, ठीक है। सभी हरे काले हैं, तो सभी हरे जो वो काले नहीं हो सकते, ये गलत बात है। सभी हरे काले हैं, तो दूसरे में देखूं तो ये बात सही है। सभी काले हरे हैं, सभी काले हरे हैं, ये बात गलत है। और यहाँ पे सभी काले हरे हैं, ये बात सही हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी जो वो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, मतलब कोई सभी दोनों कथन, देखिए निष्कर्ष आपने वही सही करना है जब दोनों तरफ जो वो बिल्कुल सही बात हो रही है। तो यहाँ पे तो एक में क्रॉस है तो दूसरे में सही है, एक में सही है दूसरे में गलत है, एक में गलत है दूसरे में सही है, एक में गलत है दूसरे में सही है, ठीक है, मतलब कि कोई भी निष्कर्ष जो वो यहाँ पे कौन सा कोई सा भी सही नहीं है, ठीक है। तो ना तो निष्कर्ष 1, नहीं 2, नहीं 3, नहीं 4, ए जो वो इसका सही आंसर होगा, 4 जो वो डी जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो वो यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए, 2 है, 7 है, 22 है, फिर जो वो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपने बतानी है। ये बिल्कुल ईजी है, आप इसको देखिए कि क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि प्लस हो रहा होता तो जो वो एक पैटर्न चल रहा होता प्लस ऐसे ऐसे, लेकिन यहाँ पे एक के बाद दूसरा नंबर, फिर दूसरे बाद एकदम बड़ा सा नंबर, बड़ा नंबर आ रहा, बड़ा नंबर काफी बड़ा नंबर हो गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो इसको जो वो कैसे देखा जाए, देखिए जैसे 2 में अगर मैं प्लस करूँ तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस करूँ तो 7 हो जाएगा। अगर मैं इस ऐसे ना करूँ, तो अगर मैं 2 में जो है वो क्या प्लस करूँ, 2 3 जा होता है 6, तो अगर मैं मल्टीप्लाई 3 करूँ प्लस 1 करूँ तो ये पैटर्न हो सकता है, तो इसको चेक करते हैं। 7 3 जा 21 और 1 प्लस करूँ तो 22 हो जाएगा, यस, तो ये चल रहा है। तो यहाँ पे 2002 में जो वो मल्टीप्लाई 3 करूँ और प्लस 1 करूँ तो आपका आंसर आ जाएगा, तो आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। हाँ चलिए इसको कर लेते हैं। 2002 में मैंने बोला कि 3 मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6 हो गया, कितना हो गया 0 हो गया, और 3 2 जा 6 हो 6 6 0 6 आ गया, तो उसमें बोल प्लस करना है, तो 607 आ गया, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73, तीन बिंदु पी क्यू आर है एक सरल रेखा पर, इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू क्यू आर जो वो 3 5 है, 3 5 रेशो में है, यदि पी क्यू रेशो पी आर है और संभावित, ये काफी थोड़ा सा ऐसा बोलते हैं कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा मतलब थोड़ा टिपिकल इसको माना जाता है मेरे हिसाब से। तो एक लाइन है इसमें जो वो पी क्यू आर है, तो मैंने पी यहाँ पे मान लिया, क्यू यहाँ पे, एक सीक्वेंस में है, ऐसे नहीं बोला इसने, ठीक है, ऐसे बोला इसने पी क्यू आर है, कहीं भी हो सकते हैं पी क्यू आर, मैंने यहाँ जैसे मान लिया। इसने बोला कि पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर, जिसको ये जो वो 3 रेशो 5 में है, मतलब कि इसको 3 सेंटीमीटर मान लिया, इसको 5 सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है। यदि पी क्यू और पी आर, तो पी क्यू और पी आर, पी क्यू, पी क्यू यहाँ पे 3 है, देखिए पी क्यू जो वो यहाँ पे 3 है, और पी आर देखें तो 5 3 8 है, तो एक तो संभाव्य मान जो वो 3 और 8 का बन रहा है, ठीक है, 3 और 8 का बन रहा है। लेकिन इसने ऐसा नहीं बोला है
कि ऐसे ही है जैसे मैंने लिखे हैं पी क्यू आर। हो सकता है यहाँ पे जो वो क्यू पहले हो फिर पी हो फिर आर हो, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो वो अलग हो जाएगा पैटर्न। ठीक है, पैटर्न अलग हो जाएगा। तो इसमें जो भी संभाव्य मान निकलेंगे, ठीक है, तो जो निकलेंगे वो देखिए यहाँ पे, जैसे मैं फिर से लिख लेता हूँ। देखिए मैंने सबसे पहले पी यहाँ पे लिया, क्यू यहाँ पे लिया और या आर जो वो यहाँ जैसे ले लिया। ठीक है, इसने बोला पी क्यू और क्यू आर जो वो 3 और 5 है। यस, 3 यहाँ पे 5 यहाँ पे। ठीक है, फिर इसने बोला पी क्यू और पी आर, तो पी क्यू जो वो यहाँ पे 3 है और पी आर जो वो पूरा देखें तो 8 हो गया। ठीक है, 5 3 8 हो गया। तो 3 और 8 का जो वो एक हमारे पास रेशो बन रही है। तो एक तो ए बन सकता है। ठीक है, लेकिन इसने ऐसा नहीं बोला था कि पी क्यू आर ऐसे ही सीक्वेंस में है। हो सकता है क्यू जो हो सकता है अब क्यू यहाँ पे हो, आर यहाँ पे हो और पी यहाँ पे हो, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, क्यू आर पी भी हो सकता है, पी आर क्यू भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। पी क्यू आर जैसे मैंने पहले लिया था, ये तो पहले लिया मैंने, अब दूसरा लेते हैं क्यू आर पी। तो पी क्यू जो वो 3 है, पी क्यू कहाँ चला गया, पी क्यू जो वो यहाँ पे अगर मैं 3 मानूँ इसको तो क्यू आर जो वो कितना हो जाएगा, क्यू आर जो वो यहाँ पे इसने बोला 5 है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मतलब ये जो मैंने लिखा क्यू आर पी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसने बोला 3 और 5 की रेशो में है, ये नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अगर मैं दूसरा देखूँ कि अगर ऐसे देखूँ, पहले पी क्यू आर ले लिया था मैंने। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि पी आर जो मैं 5 ले लेता हूँ। ठीक है, पी से आर तक मैंने 5 ले लिया, ये पूरा मैंने 5 ले लिया और बीच में मैंने नहीं, पी से क्यू तक मैंने जो वो मान लो 5 ले लिया। ठीक है, पी से क्यू सिक्स सॉरी क्यू से आर तक, क्यू से आर तक मैंने जो 5 ले लिया और पी मैंने बीच में ले लिया। तो जो वो यहाँ पे कितनी रेशो बन जाएगी, 3 और 2 का बन जाएगा, 3 और 2 का बन जाएगा। तो 3 और फिर अगर हम देखें तो पी क्यू कितना है, पी क्यू जो वो यहाँ पे कहाँ चलेगा, पी क्यू, पी जो वो यहाँ पे है और क्यू जो यहाँ पे है, 3 बन जाएगा और एक 5 बन जाएगा, 3 और 5 बन जाएगा। मतलब कि एक जो वो 3 8 बन रहा था संभाव्य मान, और एक जो वो 3 और 5 बन रहा है। ठीक है, मतलब दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है मेरे हिसाब से यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर है वो दो ही होगा। ठीक है, आप अगर ध्यान से सोचेंगे इसको, देखिए क्वेश्चन बनाने वाले ने ये सोचा होगा कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पी यहाँ पे, क्यू यहाँ पे, आर यहाँ पे, अगर हम आप यहाँ पे क्यू लेंगे फिर पी लेंगे, आर लेंगे, लेकिन यहाँ पे रेशो भी दी है, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से दो ही बनेंगे। वैसे अगर आप थोड़ी सी जल्दबाजी में करोगे तो आप 4 बटे करोगे, 4 जो भी बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अभी देखा कि 3 और 5 में जो वो अगर हम आगे भी चलें तो वो दो तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दो तो पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं, 3 और 5 रेशो बनेगी ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, एक 3 8 बन रहा था, एक जो वो 3 8 और एक 3 5 बन रहा था। ठीक है, शायद देख लीजिए फिर से, चेक कर सकते हैं, वैसे दो ही बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उल्टा हो गया। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि एक बिसात शतरंज बोर्ड पर एक सीधे पथ की लंबाई में विकर्णों पर 6 क्रमागत वर्गों को कितने विभिन्न प्रकार से चाहिए। एक क्वेश्चन भी ठीक है। वैसे शतरंज बोर्ड में आपको बताया कि 8 जो वो ऐसे रो वाइज होते हैं, कॉलम वाइज जो भी 8 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, मान लो मैंने 8 लगा लिया। अब नीचे की तरफ भी 8 होंगे, मतलब कि हॉरिजॉन्टल भी 8 होंगे और वर्टिकल भी 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 8। ठीक है, मान लो 8 हो गए। ठीक है, ये हो गया इसका एक डायगोनल, ये हो गया इसका एक डायगोनल, ए हो गया दूसरा डायगोनल। ठीक है, इसने बोला अब डायगोनल में जो वो 6 क्रमागत वर्ग, तो एक मान लिया मैंने यहाँ पे, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, 6 क्रमागत वर्गों को जो वो कितने विभिन्न प्रकार से चयनित किया जा सकता है। तो 6 हो गए यहाँ पे, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 1 है 2 3 4 5 6 हो गए मान लो। ठीक है, एक तो हम यहाँ से चलें तो 6 मैं यहाँ से ले लूंगा, क्योंकि टोटल तो 8 हो सकते हैं। तो अगर मैं दूसरे को जो वो 7 से लूंगा तो ये 6 हो जाएंगे, अगर तीसरे को जो मैं 8 से ले लूंगा तो यहाँ तो बन जाएंगे। अब मैं चौथे से लूंगा तो 9 तो नहीं हो सकते आगे। ठीक है, मतलब कि 3 डायगोनल में 3 ही जो वो हमारे 6 6 के पेयर बन रहे हैं। ठीक है, तो एक डायगोनल में जो वो 3 बन रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 पर ही बने, 3 पेयर बने 6 6 के, तो 3 ही पेयर बन रहे हैं यहाँ पे। अगर हम दूसरे डायगोनल में देखें तो 3 यहाँ पे बनेंगे, तो टोटल हो गए दो, दो ही तो डायगोनल हो गए, क्योंकि वो स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि 8 बाई 8 का वो स्क्वायर है, तो 3 यहाँ पे एक डायगोनल डायगोनल में बने, तो दूसरे डायगोनल में भी 3 ही बनेंगे, तो टोटल हो गए 6। तो 6 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 75। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक विकल्प का उपयोग करते हुए श्रेणी। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं वैसे, मतलब इसमें कोई ट्रिक नहीं लगता है, कुछ अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, बस आपने जो एक पैटर्न चेक करना है बस। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है बी, फिर डैश है, ए है, फिर डैश है, बी ए है, फिर डैश है, बी है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ए बी लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो मतलब कि यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा, ए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिया है कितने हैं, 3 4 5 6 दिए हैं, तो यहाँ पर भी 6 6 हैं। ठीक है, तो पहले पहले को पुट करते हैं जरा, बी ए। तो अगर मैं यहाँ पे बी लिखूँ तो एक बार दूसरे में ए पुट करूँ, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ। यस, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, इसने बोला कि बी भरिए पहले में, तो बी मैंने भर लिया। फिर इसने बोला कि ए भरिए, ए भर लिया। फिर बी ए भरिए, बी, और यहाँ पे ए भर लिया मैंने। ठीक है, और बी ए भरिए, बी और ए। देखिए यहाँ पे पैटर्न चल रहा है कोई, बी बी ए बी बी, ए बी बी और ए बी ए बी नहीं बन रहा है, कुछ कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है, कुछ पैटर्न का मजा नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखिए बी ए, तो बी ए ए। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे तो नहीं बनने वाला है कुछ पैटर्न। ठीक है, अगर हम तीसरे को देखेंगे, तीसरे को देखते हैं जरा। तीसरे में है बी बी ए, तो बी बी ए ए और बी बी।
तो बी बी, इसको चेक करते हैं जरा, बी 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 ए बी, और यहाँ पे आगे लिखा है ए बी, तो ए बी नहीं बन रहा है मेरे ख्याल से, तो चौथा इसका सही आंसर होगा वैसे। देखिए ए बी, तो ए बी ए है नेक्स्ट, तो ए मैंने ऐसे पुट किया, बी ए बी, तो बी ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए बी बी बन रहा है, फिर ए बी बी ए बी बी और ए बी, फिर ए बी बी और ए बी ए बी बी ए बी, ए पैटर्न बना। देखिए फिर से देखते हैं जरा, ए बी बी और ए बी यहाँ तक फिर सेम है, ए बी बी और ए बी यहाँ तक सेम है, फिर ए बी बी ए बी, ठीक है। तो सी सॉरी डी जो इसका सही आंसर। ऐसे क्वेश्चन को जो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, नहीं लगता है वैसे, अगर आप मैं जो बोल हमेशा लास्ट से चेक करता हूँ, पहले मैंने बताया, तो लास्ट का सही आंसर देखिए। देखिए क्वेश्चन डालने वाला जो वो हमेशा लास्ट में डालता है ऐसे क्वेश्चन, ताकि वो चाहता है कि आपको टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो फर्स्ट को चेक करें, सेकंड को चेक करें, थर्ड को चेक करें, फिर लास्ट को चेक करें। तो इसलिए जो वो मैं आपको ऐसे ही थोड़ा सा सजेशन देना चाहूंगा कि लास्ट से चेक करिए, आप लास्ट को पहले फिल करिए, फिर देखिए आपका आंसर जल्दी निकलना शुरू हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि अंकों के रूप में 2 2 3 3 3 का प्रयोग कर, यस। तो 30,000 है, यस 40 है। 30,000 से बड़ी कितनी भिन्न संख्याएं बन सकती है? 30,000 से बड़ा बोला इसने, मतलब कि 3 पहले होगा, फिर जो वो ऐसे 1 2 कितनी 0 1 2 3 4, ठीक है। इससे बड़ी होनी चाहिए, इससे बड़ी होनी चाहिए, मतलब कि 3 तो यहाँ पे फिक्स हो गया। अगर 3 की जगह यहाँ पे 2 होता, ठीक है, 3 की जगह 2 होता तो वो छोटी नंबर होता। तो 3 तो मैंने फिक्स कर लिया, यहाँ पे 3 फिक्स हो गया, तो बाकी कितने नंबर बचे मेरे पास? बाकी 4 नंबर बचे। तो 4 नंबर की जो हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपको पता है, वैसे आप इन नंबरों को फिल करके भी निकाल सकते हैं, वैसे ऑप्शन में ज्यादा नंबर नहीं है तो उनको आप बना भी सकते हो ठीक है। लेकिन अब आपको जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4 ऑप्शन है हमारे पास, बाकी 3 तो फिक्स कर लिया। तो 4 मल्टीप्लाई 3 4 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 2 मल्टीप्लाई 1, तो 4 3 जा 12 12 2 जा 24 हो जाएगा 24। तो 24 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिपीट हो रहा है, आप देखेंगे इसका एक थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ। जैसे आपको पता है कि जैसे 2 2 3 लिखा मैंने, ठीक है। अगर मैं 2 2 3 लिखूं फिर से, वैसे आपको पता है कि ये अगर आप बोलेंगे कि इस 2 को मैं यहाँ पे ले आया, इस 2 को, नंबर तो सेम है, तो इसलिए वो सेम नंबर नहीं बनाना है। कितनी भिन्न संख्या बन सकती है? तो यहाँ पे रिपीट कितना हो रहा है? रिपीट जो वो 2 हो रहा है, 2 बार और 3 हो रहा है, ठीक है। 2 भी हो रहा है और 3 भी हो रहा है, मतलब कि 2 नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो 2 फैक्टोरियल ऐसे करेंगे इसको। फिर 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 2 जा 4, नीचे आ गया 4, 24 अपॉन 4, और यहाँ पे आ जाएगा 6 6 इज द राइट आंसर, ठीक है। वैसे आप नंबरों को बना भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3 लिखा, फिर 2 2 3 3 हो गया, ठीक है। फिर 3 लिखा 3 3 2 2 हो गया, ठीक है। 3 लिखा फिर 2 3 2 3 हो गया। ऐसे आप जो 6 नंबर बना सकते थे बड़े आराम से, वैसे ऐसे फिर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन ना भी पता हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल जो वो 100 हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? 100 हो सकता है। देखिए कैसे पता चलेगा 100 हो सकता है? 25 जो होता है 100, तो 20 को बीच में लीजिए, फिर 20 से पहले होता है 19 और इससे पहले होगा 18, दो इसके इस साइड लिए, दो इसके इस साइड लिए, एवरेज जो वो 20 ले रहा हूँ मैं बीच वाला, ठीक है। 21 हो जाएगा 22, अगर इनकी एवरेज निकालेंगे तो 20 आएगा, ठीक है। तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि 20 जो वो 100 सॉरी 5 क्रमागत पूर्णांकों का जो वो योगफल जो वो 5 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल जो वो 100 होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम इसकी जो वो एक प्रकार से माध्य निकालें, मीन निकालें, एवरेज निकालें, तो वो भी एक प्रकार से 20 ही आने वाला है, ठीक है। तो 100 होगा, बिल्कुल सही है, 100 तो होगा ही, ठीक है। अगर आप इनको प्लस करेंगे तो हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट जो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट मतलब 3 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल उनके जो वो योगफल के बराबर होता है। देखिए 3 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल उनके योगफल के बराबर होता है, मतलब कि गुणनफल और योगफल जो वो बराबर होते हैं। तो जरा चेक करते हैं, 1 2 3 लेकर के 1 जमा 2 जमा 3 कितना हो रहा है? 3 2 5 1 6 हो रहा है। अगर मैं इनको गुणा करूँ, 1 गुणा 2 गुणा 3, 3 2 6, ये भी 6 बना है। तो ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो फर्स्ट और सेकंड जो बिल्कुल दोनों ही सही आंसर है, फर्स्ट और सेकंड दोनों। नेक्स्ट देखिए 78, यहाँ पे लिखा है 1 मीटर भुजा 3 क्वेश्चन बचे हैं बस, ठीक है। ये बिल्कुल इजी है। 1 मीटर भुजा वाला एक घनीय पात्र जल से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। 1 मीटर भुजा वाला एक घनीय पात्र जो वो जल से पूरा भरा हुआ है। उसने बोला कि उसमें कितने मिलीलीटर जल है, इसने मिलीलीटर में पूछा। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए यहाँ पे, कि जो एक जो क्यूबिक मीटर होता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 मीटर क्यूबिक जो होता है वो होता है 1000 लीटर के, ठीक है। लेकिन इसने बोला कि एक मीटर क्यूबिक में, क्योंकि वो क्यूबिक है, घन है, ठीक है। एक घन मीटर में जो वो 1000 लीटर होते हैं, तो इसने बोला कितना मिलीलीटर होगा उसमें, मिलीलीटर। देखिए 1 लीटर में जो वो कितने मिलीलीटर होते हैं, वो 1000 होते हैं। तो 1 मीटर क्यूब में जो कितने मिलीलीटर हो जाएंगे, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा, मतलब 3 जीरो यहाँ पे 3 जीरो यहाँ पे 6 जीरो होगी टोटल। तो 6 जीरो वाला डी है, तो डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 79, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एक पंक्ति में 6 व्यक्ति हैं, एक अन्य व्यक्ति को उसमें से जो 3 व्यक्तियों के इस प्रकार हाथ मिलाना है कि वह 2 क्रमागत व्यक्तियों से हाथ नहीं मिलाएंगे। ऐसे कितने मित्र जो वो संभाव्य संयोजनों में हाथ मिला जा सकते हैं? ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे।
मतलब कि ऐसे व्यक्ति खड़े हैं जैसे पंक्ति में 1 है, 2 है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है। इसने बोला कि एक व्यक्ति आएगा, जैसे मैं आ गया यहाँ पे, और मुझे जो वो हाथ ऐसे मिलाना है कि एक को छोड़ के मिलाना है। ऐसे कितने जो वो पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो एक ऑप्शन है मेरे पास कि पहले से मिलाऊं, फिर एक को छोड़ के तीसरे मिलाऊं। 3 को मिलाना ही है, 2 को नहीं मिलाना, 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 3 5 बन गए, 1 3 को और 1 3 5 बन गए। अगर मैं ऐसे देखूं कि दूसरे को मिलाऊं, फिर चौथे को, फिर छठे को, ठीक है, छठे से मिलाऊं, एक छोड़ के मिलाना है, तो 2 4 और 6 दूसरी पॉसिबिलिटी ए बनी। ठीक है, और क्या बन सकता है, और क्या बन सकता है, 2 4 6 बन गया। अगर मैं 1 को मिलाऊं और 4 को मिलाऊं और 6 को मिलाऊं तो ए भी बन जाता है, तो 1 4 और 6 भी बन जाएगा, 1 4 और 6 भी बन जाएगा, यस ए भी बन जाएगा। अब इसने बोला कि मतलब कि क्रमागत व्यक्तियों से हाथ नहीं मिलाएगा। क्रमागत नहीं चलना है, 2 छोड़ सकता है बीच में, क्रमागत नहीं चलना है, 2 जो वो बीच में छोड़ सकता है, तो 2 छोड़ के मैंने यहाँ पे एक बना लिया। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी और बनी, तो इसके हिसाब से जो वो एक और बन जाएगी। अगर मैं एक को जो एक के बाद 3 में चलूँ, फिर 6 में चले जाऊँ, एक के बाद 3 में, फिर 6 में चले जाऊँ, जैसे एक के गया, फिर 3 में, फिर 2 छोड़े मैंने 4 और 5, 6 में चला गया, तो एक पॉसिबिलिटी तो ए बन गई। ठीक है, मतलब कि इससे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, तो 4 जो वो इसका सही आंसर होगा। 4 ही बन रही है, तो 4 इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का क्या, हमारे जो सीसेट पेपर था उसका जो लास्ट क्वेश्चन 80। ठीक है, इसने बोला कुल कुछ धनराशि जो वो ए बी सी के बीच में पी रेसो क्यू रेसो आर के अनुपात में वितरित की गई। मतलब कि ए के जो पी मिली, बी को जो वो क्यू मिली, सी को जो वो आर मिली, इस अनुपात में है। ठीक है, इसने पूछा यदि पी जो वो विचार करना है इस पर, यदि पी जो वो क्यू प्लस आर से अधिक हो, पी जो वो क्यू प्लस आर से अधिक हो, इसका मतलब पी को ज्यादा मिली है, तो ए को जो वो अधिकतम अंश मिलेगा। तो बात तो सही है, ए के लिए, ए बी के लिए, सी के लिए। अगर इन दोनों के प्लस से जो वो ए पी ज्यादा होगा, तो ए को ज्यादा राशि मिली होगी। ठीक है, बात तो सही है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ने बोला कि यदि आर जो वो पी प्लस क्यू है, आर जो वो पी प्लस क्यू है, ठीक है, आर जो वो पी प्लस क्यू है, तो मतलब कि आर को ज्यादा मिली होगी। नहीं, इसने पूछा कि तो सी को न्यूनतम अंश मिलेगा। ठीक है, इस बात में जो वो दम नहीं है। दम नहीं होने का मतलब है कि जैसे इसने बोला पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू की जो भी धनराशि होगी, मतलब कि उसमें से जो वो आर को कम मिल रहा है, तो बात तो सही है, कम ही होगा उसका। तो इसने बोला कि सी को जो वो न्यूनतम अंश मिलेगा, सी को मतलब कि आर को न्यूनतम अंश मिलेगा, ऐसी बात नहीं बताई जा सकती। ठीक है, तो बी जो वो बिल्कुल बिल्कुल भी सही नहीं कहा जा सकता इसको। हो सकता है, लेकिन अगर हमें बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा दिया हो तो इससे हमें ऐसा पता नहीं कर सकते। लेकिन फर्स्ट बात बिल्कुल सही है, फर्स्ट जो बिल्कुल सही है, केवल वन जो इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा जो सी सेट का जो भी डिस्कशन है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। तो अब हम नेक्स्ट जो वो कुछ और प्रीवियस ईयर के पेपर लेंगे, कुछ और जैसे आज का जो वो कांस्टेबल की भर्ती जो चली है, जैसे होने वाली है। ठीक है, और भी कई सारे एग्जाम है, तो उनकी प्रैक्टिस के लिए जो वो कई सारे और भी रीजनिंग के जो वो हम लोग पेपर डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के। देखिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर को सब समझना शुरू कर दिया, डिस्कस कर लिया आपने, तो मैं बोलता हूँ कि आपको जो वो डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो रीजनिंग के होते हैं, अगर आपको मैथ थोड़ा बहुत पता है तो आप जो बड़े आराम से उनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।